गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारा जो है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है और इस गोलीय कोश के कारण डिफरेंट पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इसके विषय में आज हमें बात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये भी एक गॉसियन जो थ्योरम है उसका ही एक अनुप्रयोग है, उसी की एप्लीकेशंस है। तो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये हमारा क्या है, कैपिटल आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का एक गोलीय कोश है, स्फेरिकल सेल है। जब हम इसको चार्ज करते हैं, जब हम इसको आवेशित करते हैं, इसको सपोज हमने क्यू आवेश दिया, तो जब हम इसको क्यू आवेश देते हैं तो क्या होता है, वो इसकी बाहरी सतह पर बराबर रूप से फैल जाता है। ये उसकी बाहरी सतह पर बराबर रूप से फैल जाता है। पॉजिटिवली चार्ज किया हमने इसको, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वली बराबर रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। मैं हमेशा बताता रहता हूं कि जब ये एक कंडक्टर है, एक चालक गोलीय कोश है, तो जैसे मैं इसको चार्ज करूंगा, जैसे मैं इसको आवेश दूंगा, तो वो चार्ज जो है इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो और इसके भीतर जो है वो क्या हो जाता है, आवेश शून्य हो जाता है। तो अब हम इस केस में तीन स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। एक तो एक्सटर्नल पॉइंट यानी इससे बाहर, एट द सरफेस यानी जो ये हमारा क्या है, ये जो कॉस है इसकी सरफेस पर, और इनर पॉइंट पर, एट इंटरनल पॉइंट। तो तीन पोजीशन में, यानी बाह्य बिंदु पर, सरफेस के ऊपर, और भीतरी बिंदु पर, इसके अंदर स्थित बिंदु पर, किसके, कॉस के भीतर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या करना है, हमने आप गॉस थ्योरम में बताया था कि जिस पॉइंट पर भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना होता है, तो उससे पास होने वाला हम क्या खींच लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं। तो ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, इसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे, जीएस है। ये पॉइंट था हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पी, यहां से होता हुआ मैंने एक गॉसियन सरफेस खींच लिया। तो इसके सिमेट्रिकल एक क्या होगा, एक कॉस ही होगा, स्फेरिकल सेल ही होगा। तो अब मुझे यहां पर क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर दूसरा काम क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट, ये जो हमने पॉइंट लिया, इसके चारों ओर एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं। मान लिया कि यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट है, तो मैं सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट की बात करूंगा। इस स्मॉल एलिमेंट पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, इस पर परपेंडिकुलर बाहर की ओर, क्योंकि ये कॉस है, तो कॉस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, या जो लाइन ऑफ फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स होती है, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, वो क्या होती है, रेडियल होती है, त्रिज्या होती है। तो इसलिए वो सेंटर से बाहर की ओर को होगा। अब इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका
जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। अब चूंकि मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो उसका एरिया भी स्मॉल डी ए लेंगे। ये पॉइंट हमारा क्या है, पी है। इस पॉइंट पी पर जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दोनों ही क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो पी पर जो इस यहां से इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, इससे एसोसिएटेड यानी इस एलिमेंट से जो परिबद्ध इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यानी तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई एफ डी फाई ई इज इक्वल टू ई, यानी इन दोनों का जो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा है ए और डी ए के बीच का कोण, एंगल है। अब चूंकि सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि यहां पर जो थीटा है, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ई डी ए हो जाएगी। यानी ये जो हमने लिया सरफेस एलिमेंट लिया, इस सरफेस स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट से जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, यानी इससे जो परिबद्ध फ्लक्स विद्युत फ्लक्स है उसकी वैल्यू हो गई है। अब मुझे जो क्या है, कंप्लीट गॉसियन सरफेस है, इस कंप्लीट गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स मुझे निकालना है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसका इंटीग्रेट कर देता हूं। जब इसका मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या होगा, फाई ई हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रल करूंगा क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, तो ये हो जाएगा ई डी ए। अब चूंकि जो ई है ये तो इस सरफेस के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ई को हम बाहर ले लेंगे तो क्या हुआ हमारा, ये डी ए हुआ। अब डी ए क्या है, ये क्या है, ये है इस गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इसका है। अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यानी किसी स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर। आर क्या लेंगे, यहां पे इस गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस माने आउटर गॉसियन सरफेस जो है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, तो आर स्क्वायर ये होगा। इस हिसाब से फाई ई कितना आया, ई तो एज इट इज, और इसकी जो वैल्यू हो गई इसको हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए, और यानी ए की जो वैल्यू आई 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब हमें दो तरीके से फ्लक्स काउंट करना होता है, दो तरीके से। एक तो बाय द डेफिनेशन, यानी जो एलिमेंट है इस एलिमेंट से एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा वो दो तरीके से निकालेंगे हम। एक तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा गॉसियन थ्योरम। तो ये हमने बाय द डेफिनेशन निकाला, अब हम गॉसियन थ्योरम से देख लेते हैं। गॉसियन थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार यहां से इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, फाई ई क्यू अपॉन एफ एल नॉट, क्यू अपॉन एफ एल नॉट।
इक्वेशन नंबर 2, ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। इस गॉसियन सरफेस से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है, और ये बायलर डेफिनेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन की हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। इनके हम दोनों की क्या करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। जब हम इनकी कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगी, और इक्वेट होने पर यानी ई की जो वैल्यू है लिख भी देते हैं यहां पर कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर जब हम इनकी दोनों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एफ एल नॉट। अब हमें तो क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो ये इधर चला जाएगा, चलो मैं लिख देता हूं पूरा ही, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू एफ एल नॉट। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, 1 अपॉन 4 पाई के साथ एफ एल ले आता हूं, 4 पाई एफ एल नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आउटर सरफेस पर यानी जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सेल जो है उसके आउटर एक्सटर्नल पॉइंट पर जो है, उसके बाहरी सभी बिंदुओं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टोटल वो इतना होगा। अब आप देख रहे होंगे ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला जो आया हमारा, ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला क्या है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला है। और हमने ये क्या निकाला, स्फेरिकल सेल के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्फेरिकल सेल है वो जो अपने बाहर जो पॉइंट होते हैं उसके बाहर जो बिंदु स्थित होते हैं उनके लिए पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करता है। मतलब इस तरह से काम करता है ये, जैसे कि जो क्यू आवेश है ये बाहर नहीं, ये इसके कहां पर, सेंटर पर स्थित हो, ये यहां पर सेंटर पर रखा हो, और ये पॉइंट चार्ज है। क्या है ये, पॉइंट चार्ज। तो ये मतलब इसका व्यवहार वैसा ही है, इसका बिहेवियर ऐसा ही है जैसे कि पॉइंट चार्ज का होता है आर दूरी पर किसी बिंदु पर स्थित, आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु के लिए पॉइंट चार्ज का जो व्यवहार होता है, उसी तरह से गोली का, कोष का भी, स्फेरिकल सेल का भी, जो चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है उसका भी जो बिहेवियर है वो पॉइंट चार्ज के जैसा ही है बाहरी बिंदुओं के लिए। अब चूंकि अब हमारे पास क्या, इसका जो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, अगर हम चार्ज डेंसिटी के रूप में इसको लिखते हैं तो चार्ज डेंसिटी के रूप में लिख लीजिए इसको। अब चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा क्यू अपॉन ए, और यहां पर तो क्या हो जाएगी, क्यू ए कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल इसकी जो सेल है इसकी जो रेडियस है आर है, ये हो जाएगी। यहां पर क्यू की वैल्यू, इसी रिगार्डिंग क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, या सिग्मा को बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू यहां रख दें तो रख देते हैं यहां पर क्यू की वैल्यू, तो इसलिए ई कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू की वैल्यू में क्या रखूंगा 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन, क्यू की वैल्यू तो रखी मैंने, अब नीचे बच गया आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास से ऊपर बचा सिग्मा आर स्क्वायर, और नीचे बचा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है अल्टरनेट फॉर्मूला ई का हो गया। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या है, वह आर इज ग्रेटर देन आर है। आर क्या है, इस कैपिटल आर से बड़ा है।
तो इस तरह से हम जो है किसी भी जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर जो हम ई निकालते हैं, ई की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। दूसरा क्या है, कॉस के पृष्ठ पर एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। को ये जो है अब पृष्ठ पर, कॉस के पृष्ठ पर, अब हम क्या निकालेंगे, ऊपर से ले लेते हैं, तो कॉस के पृष्ठ पर, कॉस के पृष्ठ पर एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। अब हम कहां लेंगे, इस सेल पर के पृष्ठ पर, कोई पॉइंट कहां पर है, यानी इस सरफेस पर है, यहां पर है। अब इसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला हमारा ये है, E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब जब हम सरफेस पर आएंगे तो सरफेस पर क्या चली जाएगी इस फॉर्मूले में, सरफेस के लिए R इक्वल टू आर हो जाएगा, R इक्वल टू आर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो आया था ये, यानी मैं फिर से ये है, तो ये चेंज हो जाएगी। और E की जो वैल्यू आई थी, E की वैल्यू आई थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर था वहां पर, तो ये कितना रहेगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और देखो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस स्मॉल आर की जगह पे मैं कैपिटल आर ही लिखूंगा, ये हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पर, एट द सरफेस, सरफेस पर कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये होगा। अब हम आ जाते हैं इंटरनल पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, इंटरनल पॉइंट ऑन द, ये एट द, ऑन द इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। अब हम एट एन लिख लेते हैं, एट एन इंटरनल पॉइंट। अब आंतरिक बिंदु पर, अभी आंतरिक बिंदु है, ये बिंदु है आंतरिक। अब हमें क्या खींचना होगा, गॉसियन सरफेस, तो इससे भी होगा, हम क्या खींचेंगे, गॉसियन सरफेस खींचेंगे, वो भी स्फेरिकल ही होगा। अब चूंकि ये क्या है, एक कंडक्टर है, एक आवेशित गोलीकोष है, एक ये चालक गोलीकोष है। तो अब क्या है, इसके भीतर तो जब हम इसको कोई भी चार्ज देते हैं तो वो इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके भीतर कुछ भी आवेश नहीं है। यानी जब मैं इस गॉसियन सरफेस को खींचूंगा तो इससे एसोसिएटेड जो चार्ज की वैल्यू होगी वो शून्य होगी, यानी इससे कोई भी चार्ज एसोसिएटेड नहीं होगा। जब चार्ज एसोसिएटेड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी जो भी स्फेरिकल जो चार्ज, स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के जो भीतर, यानी उसके जो इंटरनल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य। यानी फाई ई यहां से क्या होगा, ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए, और वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ई भी क्या हो जाएगी, ई भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी यहां पर कोई भी जीरो, कोई भी इसके भीतर स्फेरिकल जो सेल है, स्फेरिकल सेल के भीतर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के भीतर स्थित किसी भी बिंदु पर ई की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। तो इस तरह से आपने एक चीज देख ली कि जो बाहर बिंदु है, फिर यहां पर आपने देखा कि जो इसके सेंटर है, सेंटर पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो जीरो आ गया। यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा होता है
E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सेंटर पर क्या होता है, 0 होता है। यानी जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल जो होता है उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और उसके जो क्या है सेंटर है यानी उसके भीतर क्या होता है, 0 हो जाता है। और उसके बाहर जो है, इसके बाहर जो E है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में बहुत तेजी से घटता है ना। तो इस तरह से यानी बहुत तेजी से घटेगा। जब हम इस सरफेस से बाहर चलेंगे तो बाहर स्थित बिंदु पर रेगुलर क्या है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है ये, क्योंकि फॉर्मूला क्या आया था हमारा, E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये आया था, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रम बल के आधार पर बहुत तेजी से घटता है इसके बाहर। ठीक है, इस तरह से ये गोलीय एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बच्चों इस तरह से हम जो है गॉस थ्योरम का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें एक और है स्फेरिकल, उसके लिए सेल के लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये तो हमारा था चालक गोले कोश, अब आएगा हमारा अचालक गोले कोश। अचालक गोले कोश के कारण भी हम इसी तरह से एक्सटर्नल पॉइंट एट द सरफेस एंड इंटरनल पॉइंट ऑफ द सरफेस, बाह्य बिंदु पर, सरफेस के पृष्ठ पर और पृष्ठ के भीतर स्थित बिंदु पर हम अचालक गोले के कारण भी इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वीडियो में हमने यही टॉपिक लिया था, बस अंतर इतना था कि वो आवेशित गोला चालक गोला था, कंडक्टर स्फीयर था, और अब जो है हमारा क्या है, केवल अचालक गोला है। एक समान रूप से इसको हमने चार्ज किया है, इसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया है। तो चूंकि ये चार्ज, ये क्या है, ये अचालक गोला है, तो इसके संपूर्ण आयतन में ये पूरा चार्ज जो है संपूर्ण आयतन में रहेगा। क्योंकि हमने इसको एक समान रूप से आवेशित किया है, तो एक समान रूप से आवेशित करने का मतलब यह है कि इसके हर पॉइंट पर, इसके संपूर्ण आयतन के हर पॉइंट पर जो आवेश है वो बराबर है। तो अब हमें इसके भी क्या करना है, बाह्य बिंदु वही स्थित लेंगे कि इसके बाह्य बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र, जो इसके सरफेस पर, सतह पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, और इसके भीतर स्थित इसके इंटरनल पॉइंट पर हम क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर एट द बाह्य बिंदु पर, तो एट द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लेंगे एक्सटर्नल पॉइंट पर। एक्सटर्नल पॉइंट पर हमने क्या कर लिया, ये बिंदु ले लिया P जो इसके बाहर स्थित है। हम इससे क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या लेते हैं, एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि इसका जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इसका एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसके जो स्मॉल
एलिमेंट्स है जो क्या है, सूक्ष्म अवयव है, उससे परिबद्ध जो क्या होगा, फ्लक्स होगा, कितना होगा, सूक्ष्म अवयव यानी स्मॉल एलिमेंट डीए से परिबद्ध इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत फ्लक्स यानी टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल एलिमेंट, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल एलिमेंट डीए। तो इससे जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, फाई डी फाई ई लेंगे, डी फाई ई इनका जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी ए, ये हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा। अब चूंकि आप जानते हैं बिल्कुल वैसे ही दोनों पैरेलल हैं, ए और डी ए पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कॉस जीरो, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और ये हो जाएगा ए डी ए। बट हमें तो ये किससे एसोसिएटेड आया, ये इससे एसोसिएटेड आया जो हमारा स्मॉल एलिमेंट था, लेकिन हमें तो कंप्लीट गॉसियन सरफेस से निकालना है, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेट क्या आएगा, फाई ई आएगा, और चूंकि ये एक क्लोज सरफेस है तो इसलिए हम इसका क्या कर देंगे, क्लोज इंटीग्रल कर देंगे, और ये वही आएगा ई डी ए आ जाएगा। अब चूंकि ई तो कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट है, तो ये डी ए आ जाएगा। और आप जानते ही हैं कि ये क्या है, ये पूरा इसका सरफेस है, क्या है, तो ये आ जाएगा ई ए, यानी फाई ई, इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, याद है बिल्कुल वैसे जैसे पहले किया था। अब बाय द गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 4 और गॉस के अनुसार क्या है, गॉस के अनुसार जो फाई ई की वैल्यू है, यानी जो कंप्लीट जो क्लोज गॉसियन सरफेस है, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एफ एल एन नॉट। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या देते हैं, दोनों की कंपैरिजन करेंगे, यानी दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे फॉर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से लेंगे तो क्या रहेगी, दोनों को इक्वेट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से E की जो वैल्यू आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। बिल्कुल वही आया जो पॉइंट चार्ज के कारण आता है, यानी कोई पॉइंट चार्ज है और उससे r दूरी पर, r डिस्टेंस पर कोई अदर पॉइंट है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वही जो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके कारण ही एक्सटर्नल पॉइंट पर बाहर r दूरी पर स्थित बिंदु का फॉर्मूला वही है। इसका मतलब जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है वो भी कैसे व्यवहार करता है, जैसे कि पॉइंट चार्ज है, तो वही फॉर्मूला होता है जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी क्या होगी, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो यहां पर इसमें चेंज है, यहां पर इसमें चेंज है, तो
इसमें क्या होगा यहां पर, इसका होगा आयतन, आवेश का आयतन घनत्व, पूरा वॉल्यूम डेंसिटी होगी इसकी, क्या होगी इसकी जो डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम से निकलेगी, वॉल्यूम डेंसिटी रो, आयतन घनत्व, आवेश का यहां पर आयतन, बस यही चेंज है इसमें, आयतन घनत्व, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, रो कितना आ जाएगा, Q अपॉन V, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसके ओवरऑल यानी कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक समान रूप से चार्ज है, वितरित है, तो इसलिए इसका जो क्या होगा, आयतन घनत्व होगा, वॉल्यूम डेंसिटी होगी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी ये होगी। तो अब V क्या है, वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू, यहां से रो इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई R Q, स्फीयर का वॉल्यूम होता ही होता है। अब इससे Q की अगर मैं वैल्यू निकालूं, यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई रो R Q, इतने कूलम, ये वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, तो जब मैं यहां रखूंगा उसमें रख देता हूं तो E इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई FLN नॉट इंटू Q की वैल्यू मैंने रख दी 4/3 पाई रो R Q अपॉन वहां पर क्या है, R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये, रो R क्यूब अपॉन 3 R स्क्वायर, तो E की जो वैल्यू आई रो R क्यूब अपॉन 3 R स्क्वायर। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला ये है। एक गड़बड़ हो गई कि जब हमने वैल्यू पुट करी 1/4/ε0 और Q की वैल्यू हमने रखी 4/3 पाई R क्यूब अपॉन R स्क्वायर, तो यहां से 4 और पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया, तो हाँ ये देखो FLN छूट गया यहां पर, क्या छूट गया यहां पर, FLN नॉट और ये 3 R स्क्वायर, E इज इक्वल टू रो अपॉन FLN नॉट R क्यूब अपॉन 3 R स्क्वायर, तो ये हो गया इसमें। तो इस तरह से हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, तो उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से काउंट कर लेते हैं। अब अगर ये कोई मेटल का स्फीयर है तो फिर वही फॉर्मूला होगा, इसके अकॉर्डिंग ही हम इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एट द सरफेस पृष्ठ पर स्थित बिंदु, पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, पर वैद्युत
क्षेत्र, यानी एट क्या पर सरफेस, एट द सरफेस, सरफेस लिखो, एट सरफेस ऑफ स्फीयर। अब हम क्या लेंगे, सरफेस के ऊपर लेंगे। अब सरफेस में क्या चेंजेस आएंगे देख लीजिए, फॉर्मूला हमारा ये है। अब जब सरफेस पर आएंगे तो r इज इक्वल टू आर हो जाता है। जब r इज इक्वल टू आर हो जाता है तो e की जो वैल्यू क्या होगी, 1/4π/εo इंटू, यहां लिख लेता हूं मैं, r इज इक्वल टू आर, Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और इस फॉर्म में क्या आएगा, रो अपॉन εo इंटू r³ अपॉन 3, r की जगह पे मैं रखूंगा ये, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक पावर कम हो जाएगी यहां से, तो E इज इक्वल टू रो अपॉन εo इंटू, एक पावर कम हो जाएगी तो ये r अपॉन 3 क्या आएगा, r अपॉन 3। तो पृष्ठ पर यानी यहां सरफेस पर अगर कोई पॉइंट है तो बस चेंजेस क्या आना है, तो ये r जो है ये r के ऊपर हो जाएगी, इतना न्यूटन पर कूलम्ब। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर। अब क्या है, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु पर इंटरनल पॉइंट। एट एन इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। तो इंटरनल पॉइंट पर अब हमें इंटरनल पॉइंट पर निकालना है। इंटरनल पॉइंट के लिए देखिए, यहां पर मैं क्या करूंगा कि ये मैंने कोई ऐसे दोबारा बना देता हूं इसको, ये कोई हमारा जो है कैपिटल आर रेडियस का कोई क्या है, एक स्फीयर है जिसका सेंटर है O, और इसको हमने +Q चार्ज से चार्ज किया है। इससे इसके पूरे वॉल्यूम में ये चूंकि इक्वली यानी यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस तरह से इसके कंप्लीट वॉल्यूम में क्या है, बराबर चार्ज वितरित है। अब हमें क्या करना है, कोई इंटरनल पॉइंट पर, यानी है कोई ये चार्ज इसके भीतर कोई बिंदु है, तो यहां पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे मैं क्या करूंगा, इससे पास होकर जाने वाला क्या खींचूंगा, एक गॉसियन पृष्ठ इस तरह से खींचूंगा। दिख रहा होगा आपको, मैं ऐसे पूरा डार्क ही खींच देता हूं, इस तरह से, इस तरह से ये R है, और अगर मैं इसको R मान लेता हूं तो यहां पर, तो चूंकि अब यहां भी क्या है, आवेश है, और रो, ये रो है, यहां भी रो ही है, जो चार्ज डेंसिटी है वो तो यहां भी वही है, लेकिन टोटल चार्ज वो यहां पर क्या है, Q डैश। टोटल चार्ज कितना होगा, इससे एसोसिएटेड चार्ज कितना होगा, Q डैश होगा। अब वही लेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे यहां से, जब स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो फाई ई की वैल्यू तो वही हो जाएगी, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई
4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो गॉस थ्योरम के कारण क्या हो जाएगी, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू डैश अपॉन एफ, चलो यहां लिखता हूं एप्सिलॉन नॉट। तो यानी ये क्या आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब हमें क्यू डैश निकालना है। क्या निकालना है, क्यू डैश। अब क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, अब यहां देखिए आप, रो क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन वी, और वी क्या होगा, क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। अब चूंकि रो, अब इसके कारण यानी रो की वैल्यू कंप्लीट, इसके लिए क्या थी, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब रो तो क्या है, इसका प्रॉपर्टी है, इसके सब्सटेंस इसकी, तो अब रो तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। डिफरेंट क्या है, क्यू, यानी इससे एसोसिएटेड जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है, और इससे एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो क्यू डैश होगा। यानी टोटल जो क्वांटिटी है चार्ज की वो कम ज्यादा होगी। जो चार्ज डेंसिटी हो तो इक्वल है, क्योंकि इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पर, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। तो यानी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम ना से ध्यान देंगे तो यानी क्यू अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन आर क्यूब बचेगा मेरे पास। और यहां से मैं अगर क्यू डैश की वैल्यू निकाल लेता हूं, और ये है, तो यह आ जाएगा आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। यानी अगर मैं क्यू डैश की वैल्यू निकालूं, यहां से क्यू डैश की वैल्यू निकालूं, तो आ जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो यहां पर क्यू डैश की वैल्यू रख देता हूं मैं, वहां से क्यू डैश की वैल्यू वहां से उठा के यहां पर रख देता हूं मैं। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई, क्यू आर क्यूब अपॉन, क्या लिखा है, अरे यार 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई ये गड़बड़ हुआ था यहाँ पर, ये एप्सिलॉन था और ये आर स्क्वायर था। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब अपॉन, मैं क्यू डैश की वैल्यू रख रहा हूं वहां पर, यहां से तो क्यू R3 अपॉन ये आर क्यूब आ जाएगा यहां से, और आर स्क्वायर ये है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा आर और नीचे बचेगा आर क्यूब। तो इस तरह से हम जो है इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आया, और अगर हम उस फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो उस फॉर्म में अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा,
तो इस तरह से बच्चों हम इसको निकाल लेते हैं। और अगर हम उस फॉर्म में निकालना चाहें तो कागज ये है, उस फॉर्म में अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू रो अपॉन FLN0 और R अपॉन 3। इस तरह से हम जो है इन तीनों ही स्थिति में हम क्या निकाल लेते हैं, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस तरह से जो है हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम को सीखते हैं। थैंक यू।